हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कंप्यूटर की एक क्लास शाम को 8:30 बजे से डेली कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो कि वो क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में कभी ना कभी आए हुए पेपर में हैं। तो वो क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वो सीरीज़ स्टार्ट की थी, और इस सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद इसमें 2100 क्वेश्चन है, जिसमें से 1300 होने वाले हैं, 1300 हो गए हैं लगभग। इसके बाद हम लोग जो है आपको यूथ की जो एक बुक आती है कंप्यूटर की, वो कंप्लीट कराएंगे, जिससे आपको जो भी पोर्शंस कम हो रहे हो, मतलब नहीं पकड़ पा रहे हो, वो भी पकड़ लें। और उसी चीज़ को कंप्लीट करने से के लिए, क्योंकि मैंने उसमें देखा है कि बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि गलतियां कर रहे हैं। उनको क्वेश्चंस पता होते हैं, फिर भी गलतियां हो रही हैं। क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन लोगों को पता होनी चाहिए थी, नहीं होती हैं। छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, तो उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए अब हम लोग आपके सामने क्या लेके आए हैं, एक लेके आए हैं थ्योरेटिकल क्लास, जिसमें थ्योरी होगी, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, परिभाषाएं होंगी, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हम लोग वहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हम लोगों का पहला चैप्टर क्या है कंप्यूटर एक परिचय। ये हम लोगों का ये पहला चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट है, इसमें कुछ पार्ट में टूटा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, इसका सामान्य परिचय, इसको जनरल इंट्रोडक्शन जो है, इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग अपनी आम जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर का कैसे ना कैसे करके एक प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन वो हम लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा हम लोगों ने इसमें कंप्यूटर का प्रयोग कर लिया, हाँ तो कर लिया भाई, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग डेली बहुत से कंप्यूटरों का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो पूछी गई है, कंप्यूटर का यूज़ तो करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है, किस देश से हुई है, ठीक है, या उसका नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा गया, इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें जो जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो लगभग वैसे ही लिखी हुई हैं जैसे मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो देखो उत्पत्ति हुई कहाँ से है, जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है, जो ये लैटिन भाषा में है। तो इसकी जो उत्पत्ति वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, लैटिन भाषा में जो कंप्यूट शब्द होता है इसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी परिभाषा जहाँ से उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति जो है कंप्यूट शब्द से हुई है, और जो कि लैटिन भाषा में है, और जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर है इसका शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका जब कंप्यूट का जो है लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है, गणना करना, तो कंप्यूटर का भी क्या होगा कि गणना करने वाले उपकरण को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, या तो संगणक कहते हैं या गणक कहते हैं, ठीक है। चलो आगे, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1613 में अंग्रेजी लेखक थे, कौन थे, रिचर्ड ब्रेथवेट, ठीक, इनके द्वारा द योंग मैंग ग्लिनिक्स जो है इस नामक पुस्तक थी, इसमें किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था। ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा कि सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किसने किया था, तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजी लेखक थे रिचर्ड ब्रेथवेट, इन्होंने किया था। कहाँ किया था वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन इन्होंने किया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कौन थे, ये हैं चार्ल्स बेबेज, जिनकी फोटो लिखी है। इन्होंने जो है कंप्यूटर का, इनको कंप्यूटर का जनक, पितामह, कंप्यूटर का फादर, ये सब कुछ कहा जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी जो जन्म मृत्यु देख लीजिए, दिसंबर 1791 में पैदा हुए थे, और 1871 अक्टूबर में ये मर गए थे, ठीक है, इनकी देहांत हो गया था, ठीक। अब आते हैं हम लोग परिभाषा पे कि परिभाषा क्या है, इसकी जो डिफिनेशंस होती हैं वो क्या हैं, चलो देखते हैं। तो देखो कंप्यूटर क्या होता है, ये आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन में भी ये वर्ड सुना होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो विभिन्न इनपुट उपकरणों के माध्यम से इनपुट को स्वीकार करता है, और प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न ऑपरेशन को जो है मतलब प्रोसेस करके उसको आउटपुट के रूप में, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से परिणाम जो है उत्पन्न कर देता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डेटा प्रोसेसिंग यंत्र भी इसको कहा जाता है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, यह कंप्यूटर जिसमें अतिरिक्त हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं उसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है।
तो ये जो है कई बार हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इनपुट आउटपुट की जो डिवाइसेस होती हैं इनसे मिलकर जो है कंप्यूटर बना होता है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से घटक होते हैं। तो कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर कंप्यूटर बनता है। कई बार ये ऑप्शंस पे डिपेंड हो जाता है कि ऑप्शन में आखिर दे क्या रखा है। ठीक है, फिर अगला देखो क्या लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर देखो मेमोरी होती है और फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस शामिल होती हैं। ये सभी घटक वांछित आउटपुट देने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। मतलब अगर हम कंप्यूटर से कोई काम करने के लिए कहेंगे तो उसमें ये सारे प्रोसेस लग जाते हैं, तब जाके वो हमको एक आउटपुट दे पाता है। तो इसलिए जो हम लोगों से CPU पूछा जाता है कि CPU यूनिट में कितने पार्ट होते हैं या कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है। अगर कंप्यूटर के सिस्टम की बात करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम जो है कितने लोग चीज़ों से मिलकर बनता है, तो CPU मेमोरी से इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और इनपुट आउटपुट सिस्टम या डिवाइस कह लीजिए, डिवाइस ज़्यादा ऑप्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये उसमें शामिल होकर हमारा एक कंप्यूटर का निर्माण कर देता है। ये एक इकाई के रूप में जब जुड़ जाते हैं तो वो कंप्यूटर बन जाता है। तो अब देखो यहाँ पे ये पूरे CPU का एक क्या दे रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के ये घटक के बारे में बताया गया। ये इनपुट जो है, इनपुट कहाँ गया, तो इनपुट हमारा गया CPU में, अंदर CPU के अंतर्गत। CPU अंदर 3 पार्ट में टूटा हुआ होता है। मेमोरी यूनिट जिसको रजिस्टर के रूप में हम लोग कह सकते हैं, या मेमोरी यूनिट को अपना एक अलग ही पार्ट है, कंट्रोल यूनिट और ALU। ये क्वेश्चन आपसे अभी तक आपने जितने बार भी मेरी अगर ऑब्जेक्टिव क्लास वाली क्लास अटेंड की होगी तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। क्या पूछा जाता है कि कंट्रोल यूनिट के CPU के कितने पार्ट होते हैं। तो CPU के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, CU, ALU और मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी आप जो भी कह पाएँ। और फिर जब ये CPU में कोई भी इनपुट भेजते हैं तो वो पहले यहाँ पे आके प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद में वो हमको आउटपुट के रूप में मिलता है। सेम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का भी होता है। ये जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो ये हमारे कंट्रोल यूनिट में हम लोग इसको, कंट्रोल यूनिट नहीं, CPU में शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ से जो आपके बनते हैं, कैसे बनता है कि अगर कंप्यूटर का जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो पहले हम लोग इनपुट देते हैं, यहाँ आके वो CPU में प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद जो है आउटपुट डिवाइस जो है माध्यम से हमको आउटपुट मिल जाता है। पूछा जाता है कि जितनी भी अर्थमेटिक की गणनाएं होता है तो वो कौन करता है, तो ये हमारा ALU करता है। ठीक, मेमोरी में 5-6 तरीके की मेमोरी आती है, जिसमें आपको रजिस्टर, कैश और फिर रोम, फिर रैम, और इस तरीके से आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नीचे की इसके पार्ट बढ़ते चले जाते हैं, और ये पूरा एक पिरामिड बनता है। ठीक है, इस पिरामिड में यहाँ पे रजिस्टर, कैश, ऐसे ऐसे कर ये पूरे पार्ट डिवाइड होते हैं, और ये ऐसे चला जाता है, महंगे बढ़ता हुआ चला जाता है, और इसकी स्पीड ऐसे करके डाउन होती चली जाती है। मतलब कहने का मतलब ये होता है, जब ये पिरामिड बनता है तो ये तीर जो ऊपर के लिए लगा है ये रेट को दिखाता है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे उसके रेट क्या है, बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाएंगे इनकी स्पीड क्या होगी, ये स्पीड, इनकी स्पीड डाउन होती चली जाती है। सबसे तेज रजिस्टर, फिर उसके बाद कैश, फिर रैम, फिर रोम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलो, अब यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है इनपुट डिवाइस। वैसे तो आपको पता होता है कि इनपुट डिवाइस जो है क्या काम करता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को बताता है कि भैया आपको ये काम करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए यहाँ पे एक डिफिनेशन दे दी गई। मैंने आपको एक लोकल लैंग्वेज और बिल्कुल एक शॉर्ट लैंग्वेज में बता दिया कि इनपुट डिवाइस का क्या क्या काम होता है, कि कंप्यूटर के अंदर हमको ये बताना पड़े कि कंप्यूटर भैया आपको ये काम करना है, तो वो क्या किसके माध्यम से करेंगे, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए बताना इनपुट डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। अब इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। कंप्यूटर को भेजी जाने वाली कमांड या डेटा को इनपुट कहा जाता है। देखो वही चीज़ बताई, वे उपकरण जिनके माध्यम से कमांड या सिग्नल भेजे जाते हैं उनको इनपुट उपकरण कहलाते हैं। ये उपकरण इनपुट डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक, जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य होते हैं। इनपुट सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, बैक कैमरा, तो माइक, ये सब जो है आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण हो जाते हैं। और यही जो चीज़ें हैं इनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर अपनी चीज़ों को पहुंचा पाते हैं कि भैया आपको ये काम करना है। चलो, अब देखो CPU के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे CPU क्या होता है। तो देखो, कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप हमको आउटपुट परिणाम प्राप्त होते हैं, उस प्रक्रिया को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहा जाता है। जिन घटकों के समूह द्वारा डेटा प्रोसेसिंग किया जाता है उन्हें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। क्योंकि देखो, अब सीधी सी बात, जैसे हमने कंप्यूटर को कहा, इनपुट दिया हमने यहाँ पे,
ठीक, हमने इसको इनपुट दिया कि आपको माई कंप्यूटर खोलना है। ठीक, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, अब इस चीज़ को ये प्रोसेस करेगा। ठीक, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट से पहले वो क्या करेगा, पहले हम जो इनपुट देते हैं उस पर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर समझता है कि आखिर हमको क्या करना चाहिए और उसके बाद ही वो आउटपुट दे पाता है। तो जो कंप्यूटर के समझने की जो चीज़ होती है उसी को हम लोग CPU कहते हैं। देखो वही लिखा है, कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट परिणाम प्राप्त होते हैं, उस प्रक्रिया को कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहा जाता है। और जिन घटकों के समूह द्वारा डेटा प्रोसेसिंग होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो जब हम लोग कोई भी इनपुट देंगे तो वो प्रोसेस होगा, और जो प्रोसेस होगा तो वो कहीं ना कहीं पे तो होगा। तो वो जिनके माध्यम से, जिन घटकों के माध्यम से वो प्रोसेसिंग होती है उसी को भाई हम लोग CPU कहते हैं। चलो आगे देखो, CPU कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो वास्तविक प्रसंस्करण करता है और आमतौर पर इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, भले ही बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। और इसे सामान्यतः प्रोसेसर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि CPU का दूसरा नाम क्या होता है, या CPU को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं, तो भैया उसको प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये देखो CPU है। CPU आपको कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ये जो इस तरीके से आपने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक, ये आपने इस तरीके का कंप्यूटर देखा है। यहाँ पे ये बटन होती है, इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ये इसके कुछ एक पार्ट को खोल दिया गया है और इसके अंदर का हिस्सा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो है एक पावर सप्लाई लगी हुई है, फिर यहाँ पे आपको एक मदरबोर्ड लगा हुआ होगा, फिर इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे जो है जोड़े जाते हैं वायर वगैरह के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये एक पूरा CPU का प्रोसेस होता है और यहीं पे प्रोसेसिंग होती है। चलो देखो, इनपुट डिवाइस क्या हो, आउटपुट डिवाइस। अब वही चीज़ है कि जिसके माध्यम से कंप्यूटर ने जो काम किया है हमको दिखा दे या बता दे, वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज और एक इनकी लैंग्वेज। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को आउटपुट कहा जाता है। वह डिवाइस जो डिस्प्ले, भौतिक उत्पादन यानी कि फिजिकल प्रोडक्शन आदि के लिए कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। यह डिजिटल जानकारी को मानव के सामने समझने योग्य, पढ़ने योग्य या देखने योग्य बनाती है। ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब जो है हमारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो आगे देखेंगे। कंप्यूटर की यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है, पूछी तो कहीं भी नहीं जाती है, लेकिन अगर आपको किसी के ऊपर रुतबा दिखाना है कि हाँ भाई देखो मुझे कंप्यूटर आता है, तो देखो कंप्यूटर की फुल फॉर्म तुम बताओ। अरे यार तुम्हें नहीं आती, अरे देखो यार ये होती है, क्या होती है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तुम्हें नहीं पता थी यार, बताओ इतनी तो बेसिक है, देखो मुझे कंप्यूटर, तुम्हें कुछ भी नहीं आता यार कंप्यूटर में। तो ये सिर्फ रुतबा दिखाने के लिए है, बाकी कॉमन कंप्यूटर की फुल फॉर्म कहीं भी नहीं पूछी जाती। क्या फुल फॉर्म होती है, कॉमन, कॉमन से मतलब आमतौर पर, ऑपरेटेड यानी कि संचालित, मशीन यानी कि मशीन, पर्पसली यानी कि विशेष रूप से, यूज्ड फॉर प्रयुक्त की जाती है, टेक्निकल यानी कि तकनीकी, एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक, और रिसर्च यानी कि अनुसंधान। तो यानी कि आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त, तकनीकी और शैक्षणिक और अनुसंधान रूप में जो प्रयोग किया था उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। चलो अब यहाँ से कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर है तो भैया सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक घटक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो इसमें कुछ सुविधाएं भी होंगी, कुछ इनके प्रॉफिट भी होंगे और कुछ इनके हमको नुकसान भी होंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि इनकी जो विशेषताएं यानी कि फीचर हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। तो हर चीज़ में अपने, हर किसी के तो आपके फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होंगे। तो कंप्यूटर जटिल से जटिल कार्य करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर की जो है सामान्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे गति। इसकी गति तो तेज़ होती है, आपको कोई गणना करनी है, आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है तो वो इंसान से ज़्यादा तेज़ कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, कंप्यूटर की गणना यानी कि कैलकुलेशन करने की गति स्पीड की मानव की गणना करने की गति से कई गुना अधिक होती है। देखो जो मैंने आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, वही चीज़ ये लोग एक थोड़ा सा वैसे लैंग्वेज में लिख देते हैं। उदाहरणार्थ क्या देखेंगे, अगर हम किसी कंपनी में बैलेंस शीट बनाने के लिए परंपरागत तरीके का प्रयोग करेंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर का प्रयोग करें तो वो मुश्किल से 1 दिन भी नहीं लगाएगा, कुछ घंटों में दे देगा। बस हमें खाली उनकी कुछ कमांड्स होती हैं जो कि उसमें फिल करनी पड़ेंगी और इंटर दबाना पड़ेगा और आपका पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा।
फिर देखो एक्यूरेसी की अगर बात करें, शुद्धता की अगर बात करेंगे, तो जैसे मनुष्य की अगर बात करें, इंसान की अगर बात करें, मानव की बात करें, तो अगर वो किसी चीज़ को मान लीजिए अगर कंपनी है, कंपनी की कोई वहाँ पे काम करने वाले कोई संख्या मान लीजिए 300 है, 500 है, 600 है, या कुछ मान लीजिए 372, 576 या 544 ऐसे करके कंपनी के कर्मचारियों की संख्या, और सबके अलग अलग सैलरी है। अब अगर आपको अलग अलग सैलरी के लिए सबको जोड़ा जाए कि कितना टोटल अमाउंट हमारा खर्च होगा, तो आप सबके अलग अलग लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे गलती हो सकती है, तो वो चीज़ें वहाँ पे गलत हो सकती हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता पे काम करता है, यानी कि कंप्यूटर से जो हमें परिणाम रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो शुद्ध यानी कि एक्यूरेट होते हैं। यह आवश्यक है अधिकतम जो अधिकाधिक शुद्ध परिणामों के लिए कंप्यूटर निविष्ट यानी कि इनपुट डेटा और एक्यूरेट हो। तो ये हमको कंप्यूटर से शुद्धता का भी बिल्कुल मिल जाता है, ये भी उसका एक गुण होता है। फिर इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। बिल्कुल भैया, हम याद करते हैं, हमें पीछे का याद रहता नहीं है, भूल जाते हैं, आगे का जो याद कर रहे होते हैं वही याद रहता है, पीछे का हम लोग 10 दिन पुराने चीज़ वो भूल जाते हैं, या नहीं भी भूलते हैं तो हमारे पास स्टोर करने की एक लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर से तुलना तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके पास बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आप आज के समय में हमारे पास जो है जो वो आ चुकी हैं आपकी स्टोरेज डिवाइसेस जो आ चुकी हैं वो बहुत हाई हो चुकी हैं, तो इसीलिए देखो कंप्यूटर अपनी स्मृति यानी कि मेमोरी को इन्फॉर्मेशन के लिए स्टोरेज एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवं आवश्यकता पड़ने पर जो इंस्ट्रक्शंस के किसी भी सूचना इन्फॉर्मेशन को देखा या पढ़ा जा सकता है। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी होती है। इंसान एक बार को अगर कोई जोड़ घटाना अगर लाखों में करना हो तो एक बार जोड़े तो वो आदमी को उसको ऊपर थोड़ी सी रिलायबिलिटी की विश्वसनीयता जो होती है वो थोड़ा सा डाउन रहती है, सोचता है यार पता नहीं इसने जोड़ा होगा, तो अच्छा यहाँ पे जैसे मान लो रुपए जोड़े, उसने कहा यार 10,72,995 रुपये आ रहे हैं, तो वो जोड़ेगा यार इतना नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल राउंड फिगर आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ तो गलत होगा, तो वो विश्वसनीयता नहीं होती है। लेकिन अगर यही काम जो है कंप्यूटर करके दे दे, कंप्यूटर में आपने डेटा डाला, इंटर दबाया, आपने फार्मूला लगाया, इंटर दबाया, लास्ट में जो भी आया तो आपको तुरंत क्या होगा कि अच्छा हाँ यार ये तो इतना ही आया और एग्जैक्ट इतना ही सही होगा, तो ये विश्वसनीयता होती है। तो परिभाषा के रूप में अगर आप देखो तो कंप्यूटर एक परिणाम देता है जिसे मनुष्य में यदि हजारों अंकों को जोड़ा जाए तो उसके परिणाम विभिन्न समय अंतराल पर त्रुटि के भिन्न हो सकते हैं। गोपनीय जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए कंप्यूटर जो है सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि कंप्यूटर में अनेक सूचनाएं मैनेजमेंट टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन एवं जानकारियों को गलत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो ये विश्वसनीयता होती है कि वो अपने अंदर सेव रखेगा और उसको भेजेगा नहीं कहीं। चलो, बहुउद्देशीय देखो वर्सेटैलिटी होती है, बिल्कुल वर्सेटाइल होता है, एक बार में कई काम कर सकता है। आप एक तरफ उसको जो है डेटा जोड़ने का भी काम दे सकते हैं, एक बार गुणा करने का भी, मतलब जो भी इस तरीके से। तो कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज़ मशीन होती है जिसके अनेक कार्यों को संपादित कर सकता है। कंप्यूटर का उपयोग समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आज आवश्यक हो गया है। गणना यानी कि कैलकुलेशन, संगीत सुनने, इन्फॉर्मेशन संचय, कलेक्शन, फिल्म देखने, मकान का नक्शा बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इतने वर्सेटैलिटी है, एक इंसान एक बार में इतने काम तो नहीं कर सकता है। चलो, वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं या क्या होती है। देखो, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है हमारा सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है, तो बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, 0,1, तो इसका बेस 2 होता है, तो यही होता है, कंप्यूटर सिर्फ इसी को समझता है। और उसकी जो वर्ड लेंथ होती है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग देखी जाती है। तो देखो, डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर पर चलता है, ये केवल 0 और 1 की भाषा समझता है। बिट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में कार्यान्वित यानी कि एग्जीक्यूट कर सकती है उसे वर्ड लेंथ कहा जाता है। तो देखो, वर्ड लेंथ आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर एक समय में जो भी बिट की संख्या यूज करता है उसी को वर्ड लेंथ कहते हैं। तो देखो, सामान्यतः वर्ड लेंथ कैसी होती है, 8, 16, 32, 64 आदि, ऐसे ही आगे 128, 264 और ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो वर्ड लेंथ द्वारा कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है, जो कि कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता है। चलो, परिश्रमशीलता जो डिलीजेंस कहा जाता है, तो आपको ये तो पता ही है कि परिश्रमशीलता तो है ही। इसका अर्थ क्या होता है कि ये बिना रुके काम करता रहता है। आप इसको दिन भर चलाइए तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई थकान, कमजोरी या सारी चीज़ें नहीं आती हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे बाद में, कोई भी समस्या नहीं है। चलो, विधि विशेषताएं यानी कि डाइवर्सिफाइड जो फीचर्स होते हैं वो देखते हैं क्या है। इसमें जो है देखो, जनरल कैलकुलेशन को लेकर जटिल कैलकुलेशन करने के लिए सक्षम होता है, कोई समस्या नहीं है, आप चाहे छोटे काम कराइए चाहे बड़े काम। मिसाइलों एवं उपग्रह जो होते हैं उनका संचालन भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों को कर सकता है और कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों की सूचना का आदान प्रदान भी कर सकता है। चलो, नीड ऑफ कंप्यूटर्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। वैसे तो हर जगह पे है कि आज के जो परिवेश है उसमें कंप्यूटर हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। इसके अगर परिणाम स्वरूप देखेंगे तो घर, दफ्तर, स्कूल, रेलवे, मंत्रालय
अनुसंधान केंद्र, सभी जगह पे जो है आपका कंप्यूटर का उपयोग होता है। दैनिक जीवन में कुछ कार्य, आज के समय में दैनिक जीवन में हम लोग कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल देखते हैं। हम चाहे घड़ी भी बांधे हैं, समय देखते हैं, तो भी हम कंप्यूटर ही देख रहे हैं। तो देखो, दैनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है अथवा कंप्यूटर से मिलने वाली सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार व अलग अलग आकार के कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आपके घर में फ्रिज होगा अगर डिजिटल वाला, तो उसमें आपको देखो स्क्रीन पे जो दिखाई देती है वो भी कंप्यूटर है। वॉशिंग मशीन में जो डिजिटल कंप्यूटर दिखाई देता है वो भी डिजिटल कंप्यूटर का ही काम। तो ऐसे करके अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज के कंप्यूटर हमको देखने को मिलते हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्थायी रूप से एक जगह पर रखकर अपने कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे घर, कार्यालय, स्कूल आदि, तथा सामान्य कार्य करने हेतु कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये इस तरीके के जो मोबाइल होते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कंप्यूटर की उपयोगिता देखते हैं। तो उपयोगिता में आपको पता ही है कि जैसे कार्य क्षमता, उपयोगिता, उत्पादकता के कारण आज कंप्यूटर मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो देखो भाई क्या क्या पॉइंट हैं कि आज कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में बहुतायत से हो रहा है। बिल्कुल सही। विभिन्न स्थानों में रहने वाले व्यक्ति कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से आसानीपूर्वक संपर्क स्थापित कर पाते हैं, ये भी सही है। कंप्यूटर में प्रयोग में कागजी कार्य को काफ़ी कम कर दिया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेड़ बचाने हैं तो हमको कागज का कम प्रयोग करना पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों, एरिया में कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित शीर्षकों में दर्शाया गया, जैसे एजुकेशनल के क्षेत्र में तो स्कूल और कॉलेजों में कंप्यूटर का उपयोग इस रूप से किया जाता है कि छात्रों को बेहतर और आसान तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके, और इंटरनेट के प्रयोग से छात्र किसी भी विषय पर विशेष पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषण और शोध को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आवश्यक है। बिल्कुल सही, प्रयोग किया जाता है, आवश्यक है। कंप्यूटर की मदद से वैज्ञानिक भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये अनुमान पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये थोड़े से हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे वर्षा के लिए जब बोलते हैं तो कई चीज़ें गलत हो जाती हैं। खैर वो कंप्यूटर है, कभी कभार तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मनोरंजन के लिए तो कंप्यूटर का प्रयोग केवल गंभीर कार्यों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि हम लोग अपने मनोरंजन के साधन के लिए भी इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में गेम खेलना, मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, संगीत सुनना, मूवी देखना, गेम खेलना, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग उसमें कंप्यूटर में मौजूद रहती हैं। फिर देखो, बच्चों और बड़ों सभी को लुभाने के इस छोटे से यंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में बच्चा कंप्यूटर का उपयोग बहुत जल्दी करना सीख जाता है। चलो, परीक्षा तथ्य के हिसाब से हम लोग देखें तो कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। कंप्यूटर शब्द बना है तो कंप्यूट शब्द से, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है। ब्रेथवेट जो थे, इनके अंग्रेज लेखक थे जिन्होंने इस शब्द का पहली बार जो है उपयोग किया था। ठीक, 1600 कुछ था, 1600 शायद 18 था या 1611 था शायद, एक बार पीछे आप लोग देख लीजिएगा। चलो, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है, इसीलिए इसका जो लैटिन भाषा में कंप्यूट शब्द से लिया गया है, और उसी का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ये आपको पता है। कंप्यूटर एक क्या होती है? स्वचालित मशीन होती है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इसीलिए इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कंप्यूटर एक उपकरण है, कैसा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखो, रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था। आ गया क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जहाँ जहाँ पे भी वो शब्द आए, आप उन शब्दों के साथ में उन चीज़ों को रिलेट कर लिया करो, आपकी चीज़ें याद रहेंगी। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ऊपर वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन थे, इन्होंने शुरू की थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो विजय पांडुरंग भटक को माना जाता है, भटकर को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। चलो, आखिरी के कुछ क्वेश्चन हैं, खत्म करते हैं। सिलिकॉन डायोड होता है किसका? सेमीकंडक्टर डायोड कहलाता है। फिर डिजिटल घड़ी संचालित होती है एम्बेडेड कंप्यूटर के द्वारा, प्रणाली के द्वारा। कल ही परसों वाले प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे थे 50 क्वेश्चन का, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, और बच्चों में सिर्फ 3 ही 4 बच्चों ने इसका आंसर दे पाया था, बाकी बच्चे गलत कर गए थे। तो जो घड़ी, डिजिटल घड़ी होती है, इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर 64 बिट या 8 बाइट कहते हैं, क्योंकि 8 बिट मिलता है तब 1 बाइट बना देता है। कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र यानी कि स्पीडोमीटर जो है किस कंप्यूटर का प्रकार है? तो ये एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार होता है। फिर आईसीटी का तात्पर्य क्या होता है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है। चलो, पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है तो बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित होता है। किसका? बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित होता है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ? देहरादून में। आंकड़ा यानी कि डेटा के प्रेषण की गति मापी जाती है किसमें? तो ये बिट पर सेकंड में मापी जाती है। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो एनियाक था। कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़े यानी कि जो स्टोरेज डेटा होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो डेटा डाला जाता है उसको सूचना कहते हैं। प्रथम गणना यंत्र क्या था? तो ये अबेकस था। फिर क्रे क्या है? क्रे बन क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन हम लोग ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ब्लेज पास्कल। तो ये इसमें जो आपको जो आपके पेपर से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए इनमें लगभग 90% क्वेश्चन हम लोग अब तक अपने प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। तो जो भी लोग भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं हर एक चैप्टर आपको बिल्कुल एक छोटी से छोटी चीज़ में लेके भी आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा। बुक लैंग्वेज अलग होगी, वो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जिससे आप लोग उसको याद रख सकें। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर ये PDF आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं टेलीग्राम पर पर डे इसको डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं इसके लिए ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए है तो कमेंट जरूर बता देना कि हाँ सर जी चाहिए, तो मैं इसको आपको कमेंट में जो देख लूँगा उसके बाद मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दी जाएगी और आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो फिर जो आज की क्लास है दोस्तों तो वो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपको डेली इसी तरीके से हमारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन मिलता रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो शाम को 8:30 बजे से लाइव क्लास होती है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन किया करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।